अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतसाब और इंसाफ का नारा लगाती आई है और एक मुल्क दो दस्तूर नामंजूर के नारे अक्सर औकात जलसों में, रैलियों में, मुख्तलिफ जगहों पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से सुनने को मिलते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से कुछ कानून साजी सामने आई है जिसमें अरकान असम्बली जो हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ मराद का ऐलान किया गया है। उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि तमाम अरकान असम्बली, न सिर्फ वो खुद बल्कि उनकी फैमिली यानी उनकी अहलिया या उनके शौहर जो हैं उनको ताहयात सरकारी पासपोर्ट दिया जाएगा। उसके अलावा सूबाई मेंबरान असम्बली को 8 असलहा लाइसेंस दिए जाएंगे। जहां आप और मैं हम सब गुजरते हैं और टोल टैक्स अदा करते हैं, मोटरवे हो या उसके अलावा दीगर हाईवेज जो हों, लेकिन अरकान असम्बली को इस हवाले से इस्तिस्ना दिया गया है। और उसके अलावा खुसूसी सिक्योरिटी, सरकारी रेस्ट हाउसेस के अंदर क़याम और स्पीकर से पेश की इजाज़त जो गिरफ्तारी को लेकर पहले भी दफात शामिल है। अब पासपोर्ट विफाक का सब्जेक्ट है। क्या ये सोच समझ कर किया गया है? क्या ये मुसविदा विफाक को भेजा जाएगा? और ये इसको करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? क्या ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अफराद के लिए नहीं होना चाहिए अगर अरकान असम्बली अपने लिए जरूरी समझते हैं? ये आज का एक अहम मामला। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से बायकॉट का ऐलान किया तो इसके ऊपर सवालात उठे कि ये फैसला किसका है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि हमें कोई फॉर्म खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आज खबर ये आई कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने जहां तहरीक चलानी होती है, कहा जाता है जी इसका फैसला महमूद खान अचकज़ई करेंगे, लेकिन बाकी फैसले क्या महमूद खान अचकज़ई को ऑन बोर्ड लिए बगैर किए जा रहे हैं? और जब अडियाला में मुलाकात ही नहीं हो रही तो ये फैसला तो फिर अडियाला से ना हुआ। तहरीक इंसाफ ने फैसला गलत किया है, जल्दबाजी में किया है, क्योंकि कल हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर कह रहे थे इस पर नजर सानी जो है वो हो सकती है। इससे हटकर हमने ये देखा है कि मुल्क के 3 बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं उनके हवाले से कहा गया है, जिसमें लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसके अलावा जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उनको निजकारी प्रोग्राम यानी ना इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर ना आउटसोर्सिंग के ऊपर बल्कि उसको निजकारी यानी प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने के हवाले से सूरत हाल सामने आ रही है। क्या अब मईशत जो है कौम के असासे बेचकर चलाई जाएगी? इसके पीछे क्या वजह है? क्या इस हवाले से कहा जाए हम रिफॉर्म्स बाकी चीजों के ऊपर नाकाम हो गए हैं? उससे हटकर एक और जो अहम खबर है वो जजेस की तैनातियों के हवाले से है, जहां पर बताया गया है कि 20 और 21 जुलाई को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास बुलाए गए हैं। पेशावर, सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तकर्री और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एडिशनल जजेस की तकर्री है और इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट के मामलात हैं। माजी में हमने ये देखा कि इल्जाम ये लगाया जाता था कि अदालतें सियासी हो चुकी हैं, इसलिए 26वीं और 27वीं तरमीम की जा रही है और जजेस की तैनातियों पर बहुत सारे सवालात उठते थे। क्या उन सवालों के जवाबात मिल गए हैं या इस मामले को मजीद कॉम्प्लिकेटेड समझा जाए और माजी में जो मामला था वो मजीद गंभीर हो गया है? इसके ऊपर हमने बात करनी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को हमने दावत दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकने कौमी असम्बली राना आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून से बड़े वोकल वाइब्रेंट हुज़ैफा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। हुज़ैफा साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। राना साहब, मैं आज आगाज तहरीक इंसाफ से करना चाहता हूं। तहरीक इंसाफ एहतसाब की बात करती है, इंसाफ की बात करती है। मरियम नवाज के जहाज के ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की, लेकिन ये आपकी हुकूमत जहां पर है, आप उसूलों के 7वें आसमान पर भी होते हैं, मुखालिफिन को आप रगड़ते भी खूब हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि ना सिर्फ जब आप रुकने सूबाई असम्बली हूं तब पासपोर्ट, बल्कि ताहयात सरकारी पासपोर्ट, टोल टैक्स के ऊपर टैक्स देने का भी मसला है, फिर असलिया लाइसेंस भी चाहिए। क्या ये विजन है इमरान खान का? ये तहरीक इंसाफ का विजन है जो पूरे मुल्क के अंदर आप लोगों ने नाफिज करना है? देखें, जो आपने अभी प्रपोज लेजिस्लेशन की बात की है, ये मेरे ख्याल में ये अभी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से आप को ये पास नहीं हुई जो आप बात कह रहे हैं। राना साहब, ये पास हो गई अप्रैल के महीने में। नहीं, अब आपको मैंने तो अभी चेक किया है, लेकिन मैं अगर आप आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर जो आप कह रहे हैं उसको मैं दुरुस्त मानते हुए, क्योंकि मैंने अभी केपीके की असम्बली की वेबसाइट पे देखा है तो ये ऐसी मुझे लेजिस्लेशन नजर नहीं, लेकिन मैं आपकी बात को ही दुरुस्त तस्लीम कर लेता हूँ। ठीक। तो उसमें यह है कि देखिए, जो जहां तक तो असले की बात है वो तो आई थिंक एमएनएस को अभी इस पे गलत सही पे तो बिल्कुल डिबेट हो सकती है ठीक। कि एमएनएस के जो सर्टेन प्रिविलेजेस हैं वो ऊपर क्यों हैं।
आम शहरियों से। इस पे बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त डिबेट है। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सर्टेन थ्रेट लेवल ऊपर होता है एमएनएस और एमपीएस का, तो इसलिए उनको हुकूमत अलाउ करती है। सिर्फ हुकूमत उनको अलाउ नहीं करती, हुकूमत बिजनेसमैन को भी, जिनको कोई खतरा होता है, और यही मकसद होता है इसका कि हर किसी के पास हो, लेकिन अगर किसी का थ्रेट लेवल ऊपर हो तो उसको कोई ये सहूलत देनी चाहिए। नंबर वन, ये मैं बात कर रहा हूँ असला लाइसेंस की। ठीक। जहां तक पासपोर्ट की बात है कि पासपोर्ट आप एमएनएस और सेनेटर की जो पहले प्रिविलेज है, और एमपीएस की भी है पंजाब असेंबली की, हद तक भी मुझे पता है। इस पे डिबेट हो ताहयात की सकती है है। कि जो एमएनएस हैं उनकी तो ताहयात पासपोर्ट है, उनके तो ब्लू पासपोर्ट जो है। ठीक। ठीक है। और ये आज से नहीं है, ये पीटीआई के पावर में आने से भी पहले की ये जो लेजिस्लेशन है, तो ठीक। इसको आप पीटीआई को तो ब्लेम आप नहीं कर सकते कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं। जहां तक आपकी बात है कि ये ताहयात होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, पंजाब असम्बली का मुझे पता है कि पंजाब असम्बली में एमएनएस को ब्लू पासपोर्ट मिलना शुरू हो गया है इस टेन्योर से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो 2024 से शुरू हुआ है। आ, लेकिन इस पे डिबेट होनी चाहिए मेरे ख्याल में। इस पे पूरी बहस होनी चाहिए। और अगर, और जैसे आपने सही फरमाया कि ये बेसिकली पीटीआई तो बिलीव करती है इक्वालिटी के ऊपर और जस्टिस के ऊपर। चले मेरा साहब, मैं आपको यहां रोकते हुए हम छोड़ देते हैं कि पंजाब असेंबली में क्या अवेलेबल है, विफाक के अंदर क्या अवेलेबल है। ये सारे का सारा जो अमल है, ये जो सारी ये लेजिस्लेशन हुई है, ये इमरान खान के वीएन के मुताबिक है। नहीं, मुझे आप बताएं, मैं आप देखिए, मैं आपकी बात से देखिए, मुझे बताएं कि ये ब्लू पासपोर्ट पाकिस्तान में है क्यों है, पाकिस्तान के कानून के अंदर ब्लू पासपोर्ट क्यों है, किन लोगों के लिए है? पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ ना। अगर देखें, पाकिस्तान में 3 तरह के पासपोर्ट है, जी। डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल पासपोर्ट है और ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। ये ठीक है। ब्लू पासपोर्ट किन लोगों के लिए? ये कोई जो ऐसी चीज जो नहीं है, हमने कोई। देखिए ना, सुने एक सेकंड आप मेरी अपने बात। टिन्योर के दौरान लेंगे या ताहयात लेंगे, आपकी फैमिलीज को भी ठीक है, मिलेगा, हाँ, ये भी तो देखें। ये बात आपकी दुरुस्त है। इससे इससे मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि आपका अगर ऑफिशियल टेन्योर है, ये उसी के लिए होना चाहिए। इससे मैं 100% मुत्तफिक हूँ। ये लाइफ टाइम का, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि एमपीएस को लाइफ अगर टाइम के जो लिए नहीं होना आर्गुमेंट चाहिए, आप दे क्योंकि रहे हैं कि देखिए पंजाब में विफाक में उस हिसाब से, तो फिर विफाक में वजीर आजम के पास जहाज होता है, फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा के पास भी जहाज होना चाहिए, नहीं, फिर नहीं, तहरीक नहीं, इंसाफ खैर की उस पर नहीं। तनकीद नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैंने आपकी बात से एग्री किया कि ये एमपीएस को जो है ये टेन्योर, ये लाइफ टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी के लिए, ये कोई लाइफ टाइम एंटाइटलमेंट तो नहीं है इनकी। यानी लेजिस्लेशन आप इस बात को एक्नॉलेज करते हैं ठीक नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर तो नहीं, ये लाइफ टाइम है, ये तो नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो इसे नहीं एग्री करता। ये तो ठीक, बिल्कुल, ये गलत चीज है। बिल्कुल ठीक है। मैं इस पे जरा तो कोई। उजैफा साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूं। उजैफा साहब, ये यूं लगता है कि जब मरात की बात आती है, एक दूसरे को फायदा देना होता है, वहां पे ये तफरीक खत्म हो जाती है, तहरीक इंसाफ की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, यानी सब असेंबली के अंदर आपकी भी वहां जमात मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, किसी ने इतराज नहीं किया, किसी ने शोर शराबा नहीं किया। अब जब मीडिया के जरिए पता चला है, तो अब उसके ऊपर बात होना शुरू हो गई है। बिल्कुल उमर दराज गोंदल साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। बड़ा हसास अहम मामला है, आपने इस पे मेरी राय जानने के लिए और हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ की है। मैं आपको हुकूमत का मौक़िफ़ ही नहीं, पीएमएलएन का मौक़िफ़ भी गोशगुज़ार करूँगा और बीइंग लॉयर भी कुछ टेक्निकल चीज़ें गुज़ारिश करूँगा। जी। पहली बात तो ये जो आपने सवाल किया, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि लामहला ये चीज़ उमर दराज गोंदल या मीडिया को हाईलाइट करने से पहले हमारे वहाँ अरकान पार्लियामेंट जो कि अपोज़िशन की सियासत कर रहे हैं, हम्म। उन्हें लामहला इस पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि इस सारे मामले का जो बेनिफिशरी हैं वो तमाम एमपीएस हैं, जी। तो इसलिए लामहला शायद इस पर बात नहीं की गई। लेकिन थोड़ी चीजें जो भाई आप बात कर रहे थे ब्लू पासपोर्ट के मुतालिक, केपीके में और बाकी सूबों में डिफरेंस ये डाल दिया गया कि आपने एमपीएस और उनकी फैमिली को ताहयात जो है वो पासपोर्ट के लिए, ब्लू पासपोर्ट के लिए अलाउ कर दिया, एंटाइटल्ड कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं होता। ठीक। बाकी सूबों के अंदर एमपीए और उनकी मिसेज यानी स्पाउस, उसके साथ ट्रेवल करना होता है, वो भी उनकी जब तक टर्म चल रही होती है। ठीक। और दूसरी बात ये कि इस पूरे बिल के अंदर एक तो ये खुफिया अंदाज में किया गया, पीएमएलएन पे बड़ी तनकीद की जाती है ठीक। कि आप अपने जाती इख्तियारात बढ़ाने के लिए कुछ काम करते हैं। अब इस बिल के अंदर जो ऐसा बड़ा जो है इन्होंने वार किया, इन्हें खुद भी नहीं पता, ये हाई कोर्ट से उड़ जाएगा। अच्छा। जस्टिस ऑफ पीस का अख्तियार जो है वो एमपीए को दे दिया है। व्हाट इज जस्टिस ऑफ पीस? ठीक। ये बेसिकली सेशन जज का अख्तियार होता है या एडिशनल, बेसिकली ये होता एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, लेकिन जुडिशरी को एक्सरसाइज करती है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। ठीक। यानी 22A और 22B, यानी आपने थाने में दरखास्त दी,
जी। और एसएचओ ने आपकी दरखास्त पे पर्चा नहीं दिया, डीपीओ ने पर्चा नहीं दिया, तो आप उस दरखास्त की कॉपी लगाकर एक दरखास्त सेशन जज के नाम लिखते हैं और सेशन जज को भेज देते हैं। ठीक। आपका वकील दायर करता है, उसकी अदालत में बकायदा समाअत होती है और एक जुडिशियल ऑर्डर के जरिए, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कहते हैं, अगर हाई कोर्ट चला जाए फिर जुडिशियल ऑर्डर बाद में बन जाता है। यानी यूं सेशन जज जो है वो देख करके, जिसको सीआरपीसी का पता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या कहते हैं, पाकिस्तान पिनल कोड का पता है, तब वो एफआईआर का ऑर्डर करता है। अब एक एमपीए के पास ये अख्तियार हासिल होगा, यानी अगर डीपीओ आईजी किसी केस में एफआईआर ना देना चाहें जी। तो आपका एमपी अपने लेटर हेड के ऊपर पर्चा दे दिया करेगा। बिल्कुल तो ठीक मकसद बात। कहने का इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, जो कि ज़ाहिर है केपी की असेंबली भी हमारी अपनी असेंबली है, हाँ। हम सारे सियासतदान हैं, एक है, लेकिन अगर इसको हाई कोर्ट टर्न डाउन करेगी तो बेसिकली प्रेसिडेंट सेट होगा कि किसी सूबे की असेंबली की जानिब से मंजूर की गई करारदाद को या कानून साजी को जो है वो हाई कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया है। बिल्कुल तो सही। बाकी भी इसमें चीजें हैं, उन पे बात की जा सकती है। अब 8 असला लाइसेंस, इट इज जस्टिफाइड कि केपी के में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, लेकिन 8 लाइसेंस नहीं 16 लाइसेंस एमपी ले सकते हैं। इस बिल के अंदर मौजूद है कि नहीं, ग्रेटेस्ट वो लाइसेंस दिया जाएगा। लॉ एंड तो ऑर्डर की 8 तफरीक लाइसेंस खत्म का- कर दी गई, यानी वो क्रॉस दी नहीं, बोर्ड नहीं, हाउस के तमाम मेंबर्स के मैं लिए कुछ है। और बता रहा हूँ। नहीं, कुछ और अर्ज कर रहा हूँ। तो तमाम मेंबर्स को 8 नहीं 16 भी दे दें, 32 दे दें, इशू नहीं है। उसमें अहम चीज ये की गई है कि वो ग्रेटेस्ट होगा, यानी उसके ऊपर पैसे कोई नहीं होंगे। यानी आम आदमी ने अगर 5 साल का लाइसेंस लेना है, उसको 50,000 या लाख फीस पड़ेगी और हर साल वो जो फीस रिन्यू होती है। अब आजकल नादरा करता है। और जो एमपीएस लेंगे, एक तो वो तनख्वाहदार, यानी उनकी तनख्वाह भी अच्छी खासी होती है और जाहिर है उनके बाकी भी वसाइल बड़े होते हैं, उसके बावजूद वो 8 लाइसेंस यानी 10-12 लाख रुपए महीने का उनको ये साल के रिलीफ भी दे दिया आपने। ठीक है, आप उन्हें लिखते हैं कि भाई विद सब्जेक्ट टू दी सिक्योरिटी क्लियरेंस या सिक्योरिटी इश्यूज, और उसमें आप 8 क्या 10 दे दें, 20 दे दें, इंसानी जान से कीमती कोई चीज नहीं होती। लेकिन उसको भी सिर्फ इसलिए किया गया कि ताकि वो असला लाइसेंस की फीस ना भरनी पड़े और जो है मुफ्त जो है वो ज़ाहिर है चले। बड़े उसके ऊपर हालांकि संजीदा सवाल है। एक और DC मामले की तरफ मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, राणा साहब के ऊपर से ये सवाल करते हैं, और वो ये है कि राणा साहब ये बताइए कि तहरीक इंसाफ से जब ये कहते हैं कि तहरीक कब चलेगी, मुज़ाकरात करने हैं या सीट मूवमेंट, तो कहा जाता है देखें खान साहब ने मैंडेट दिया हुआ है अचकजई साहब को, जो वो फैसला करेंगे हम कबूल करेंगे। आप उसके खान साहब जेल में होते हैं, आपकी मुलाकात नहीं होती, जीबी इलेक्शन लड़ लेते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का बाइकआउट कर देते हैं। अब इस हवाले से तहरीक तहफ़्ज़े आने पाकिस्तान जो है वो ये कह रही है कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया, या उनका ख्याल ये है कि आपको मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये जो आपने बाइकआउट का फैसला किया है, ये पीटीआई का अपना फैसला है? अगर अपना फैसला है, बाकी मामलात पे आप कहते हैं कि खान साहब से मुलाकात होगी तो हम फैसला करेंगे, यहां आपने खुद कर लिया। दूसरा, महमूद खान अचकजई को आपने अब साइडलाइन कर दिया, पीटीआई अपने फैसले खुद करेगी? नहीं उमर साहब, देखिए पहला तो ये जो मैं सिर्फ एक वन लाइनर कमेंट करूंगा पासपोर्ट के इशू के ऊपर। देखें ये जो पासपोर्ट की इंटाइटलमेंट है, ये मैंने आपको कैटेगोरिकली कह दिया कि लाइफ टाइम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक। और फैमिली के लिए जो कि पूरे खानदान के लिए लाइफ टाइम बिल्कुल ये गलत चीज़ है। मैं तो इसको कोई बिल्कुल ना कोई मैं डिफेंड करूंगा, ना मैं डिफेंड करता हूँ इस चीज़ को। ठीक। एक चीज़ मैं आपको सिर्फ आप बता दूं कि ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने जो 2013 से 18 में थी, ये इन्होंने 2018 जनवरी के अंदर ये इंट्रोड्यूस करवाया था एमपीएस अच्छा। के लिए पासपोर्ट। उससे पहले नहीं होता था, बल्कि इन्होंने तो चेयरमैन जिला काउंसिल और सिटी मेयर के लिए भी इन्होंने ऑफिशियल पासपोर्ट कर दिया था। मैं सिर्फ आपके नाजरीन की अच्छा। और आपकी आगाही के लिए आपको ये बात बता दूं कि ये जो ब्लू पासपोर्ट का रिवाज है पाकिस्तान में, और उससे पहले आपको पता पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर इस तरह ब्लू पासपोर्ट बांटे गए थे, जैसे ऐसे ऐसे रेवड़ियां नहीं बांटी जाती, जैसे ब्लू पासपोर्ट बांटे गए थे। वो खानदान ही पता नहीं किस किस बंदे को दे दिया था, वो पता नहीं कितने हजार पासपोर्ट बाद में फिर कैंसिल करने पड़े थे। क्योंकि देखिए ना, ब्लू पासपोर्ट की एक इंटाइटलमेंट होती है, वो खास स्पेसिफिक लोगों को दिया जाता है ताकि वो उसको, क्योंकि उस पर कई मुल्कों का वीजा फ्री होता है, तो ये तो नहीं है कि आप हर किसी को दे दे। तो ये मैं आपको पॉइंट बताना चाहता कि इन्होंने तो चेयरमैन जिला काउंसिल को भी दे दिया था, उसकी भी इंटाइटलमेंट कर दी थी, शहर के मेयर की भी कर दी थी, जो कि गलत चीज है ना। आप हर बंदे देखिए को नहीं हुआ आप दे था तो सकते। गलत है, पीपल्स जी पार्टी ने मैंने किया और गलत है, मैंने बिल्कुल जो चीज साथ ये गलत भी है वो कह गलत है। दिया, और मैंने साथ ये भी कह दिया कि ये अगर आपने एमपीएस को देना सिर्फ उनके टेन्योर के लिए और सिर्फ उनके लिए होना चाहिए, और ये लाइफ टाइम और पूरे खानदान के लिए ये गलत है। मैं तो इसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता जो केपी के असेंबली ने किया हुआ है। राइट। आगे आपकी बात, आपका सवाल आ गया कि महमूद खान अचकजई के बारे में। देखें, उनको जो मैंडेट दिया है वो बड़ा स्पेसिफिक मैंडेट है। उनके पास दो चीजों का मैंडेट है, एक मुज़ाकरात का और एक किसी तहरीक का। इनके पास सिर्फ दो मैंडेट है कि आपने जो मुज़ाकरात करने हैं वो भी महमूद खान अचकजई का मैंडेट है, और अगर कोई एहतजाजी तहरीक चलानी है वो भी महमूद खान अचकजई का मैंडेट है, और अल्लामा नासिर अब्बास का। देखिए, जहां तक बात रहेगी इलेक्शन लड़ने की, देखिए
जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो कुछ फैसले और वो ऑब्वियसली हमें हमारी लीडरशिप को खान साहब के जो उनकी सोच का थोड़ा इल्म है, कुछ कुछ फैसले हम खुद भी कर लेते हैं, लेकिन जो जो की डिसीजन है, देखिए हमें पता है कि एजेके के अंदर आपको इलेक्शन लड़ने की हो सकता है खान साहब बल्कि इस बात पे नाराज हो कि आपने जीबी का इलेक्शन क्यों लड़ लिया। अच्छा, हमारा तो ये ख्याल है कि अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही और आप बार बार एक प्रोसेस में कूदी जा रहे हैं जिससे आप उस प्रोसेस को लेजिटिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो जिसमें आपको ना इंतखाबी निशान है, ना आपकी पार्टी को एक्नॉलेज किया अगर जा रहा है, अगर ना मुझे आपको मुझे कैंपेन इजाजत है करने तो मैं दी जा रही है। मैं जिमनी सवाल जरा, ये आपका जो आर्गुमेंट है बड़ा जबरदस्त है, ये सवालात बिल्कुल हम इसको मजीद करेंगे। मुझे जरा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक। इंतखाबी निशान ना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, फिर 8 फरवरी जिस इलेक्शन में आप खुद एमएनए मुंतखब होकर हुए अगेंस्ट ऑल ऑड्स, क्या वो फैसला फिर गलत था? फिर आपको 8 फरवरी में इलेक्शन में हिस्सा तो नहीं लेना चाहिए था? नहीं, वो ऐसे नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। मैं उस फर्क है, देखें आप एक खास हद तक कोशिश करते हैं, इस तरह तो हम 4-5 इलेक्शन अगर हम ऐसे और लड़ लें तो 6वां इलेक्शन में फिर हमें ऐसी सूरत हाल हो तो आप कहेंगे आपने पहले 5 इलेक्शन लड़ लिए थे। आप एक खास हद तक कोशिश करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, मुकाबला करते हैं, फिर आप उस चीज के खिलाफ उसके खिलाफ आप मजामत करते हैं कि वो ये भी एक मजामत का तरीका है। ठीक। तब वो मजामत का तरीका था, देखिए ना आप अब कितनी देर आप एक ही प्रोसेस जो कि अनफेयर है, जो कि आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जिसमें आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं करने दी जाती, जिसमें आपको इंतखाबी निशान नहीं दिया जाता, ये आप कब तक करेंगे? फिर एक दिन आएगा ना आप कहेंगे जी कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। देखिए 8 फरवरी का इलेक्शन तो 13 जनवरी को हमें इंतखाबी निशान हमसे वापस ले लिया गया। राइट। हमने सिर्फ एक पॉइंट एस्टेब्लिश करने के लिए कि हम इस इलेक्शन को हर सूरत में लड़ेंगे और हमने वो लड़के दिखाया और हैंड्स डाउन वो पूरा इलेक्शन जीत लिया हमने। 2/3 से ऊपर सीटें, 70 80 75% सीटें हम जीत गए हैंड्स डाउन। और नूली को आपको पता है लोगों ने सिर्फ 17 सीटें दी थी। तो लेकिन उसके बाद देखिए ना अब 2.5 साल हो गया है, उसके बाद देखिए अभी तक हमारी पार्टी रजिस्टर नहीं की जा रही, इंतखाबी अगर निशान नहीं अगर दिया जा रहा। मैंने उज़ैफा साहब की तरफ जाना है, राना साहब, अगर सियासी जमात सियासत से निकल जाए, सिस्टम से निकल जाए, फिर तो बंदूक उठाने वाला रास्ता है, फिर पीटीआई बंदूक उठा लेगी। नहीं देखिए ये तो आप बादशाह आदमी हैं, आप कोई भी इसका मफरूजा लगा सकते हैं। सियासी जमात, मैं फिर आप चलें, आप मुझे फिर आप 2 मिनट दें। हाँ। पहले तो आपने कि सियासी जमात सियासत से सिर्फ पीटीआई नहीं सियासत से निकली। अगर मैं पीटीआई तो सियासत के अंदर है। ये जो इस टाइम पीएमएल लेड गवर्नमेंट है, इससे पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्पेस है वो श्रिंक नहीं हुई, इन्होंने वो बिल्कुल खत्म कर दी है। देखें ये कैसे हो सकता है कि आप एक जमात को, कोई पाकिस्तान में मुझे बताएं कि पिछले 2.5 साल के अंदर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है? मुझे आप पाकिस्तान की तारीख के अंदर बुरी से बुरी जमहूरियतें भी आई होंगी, मुझे बताएं कि कौन सा 2.5 साल की ऐसी तारीख है जिसके अंदर कोई जलसा जुलूस ना हो। मुझे आप पाकिस्तान की तारीख में कोई चीज बता दें। मुझे आप बताएं कि एक जनरल इलेक्शन के अंदर जिसमें आपके एमएनएस एमपीएस मुंतखब होते हो, कब ऐसा हुआ कि आपने एक जमात को उनके उनके दफ्तर ना खोलने दिए हो, उनके इंतखाबी निशान आप उनको देने दिए हो? कब ऐसा हुआ कि आपने जो उम्मीदवारान थे उनसे कागजात नामजदगी छीनी हो? वेरी कब राइट। ऐसा आप हुआ कह रहे कि हैं कि आपके आपने उनसे कंसर्न्स जो है, कब ऐसा हुआ कि आपने उनको रिजर्व सीट्स ना दी हो सुप्रीम मैं कोर्ट की आपका पॉइंट जजमेंट के आ गया। जरा मुताबिक? उज़ैफा साहब, ये राना साहब का पॉइंट आपने सुना है, बड़ा वैलिड है। जब आप खुद ऑपोजिशन को सियासत नहीं करने देंगे, उनके लिए स्पेस नहीं छोड़ेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं छोड़ेंगे, तो फिर जब वो सिस्टम की अंदर से निकलेंगे तो फिर सिस्टम की लेजिटिमेसी के ऊपर भी तो सवाल उठेगा। इसका नुकसान जहां पीटीआई को सियासी तौर पे होगा, उसका नुकसान आपको और सिस्टम को भी तो है। जी, बहुत शुक्रिया। बोल साहब, गुजारिश ये है कि मैं पहले तो जो मेन सवाल है आपका, जी। उसका जवाब देने से पहले कि तहरीक इंसाफ ने जो बाइकआउट किया इसका क्या नुकसान होगा, मैं आपको ज़िमनी जो है, जो सवाल बीच में इन्होंने जवाब दिया उसका जवाब पहले दूंगा। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल एक गलत बयानिया है कि तहरीक इंसाफ को या किसी भी सियासी जमात ने कोई एक्टिविटी नहीं की। ठीक। 2024 8 फरवरी के जनरल इलेक्शन के बाद केपीके में जितने भी बाय इलेक्शन हुए हैं, कोई 12 के करीब, एक इलेक्शन के अलावा तहरीक इंसाफ पूरे केपीके में हारी है। वहां तो भाई आपकी अपनी हुकूमत थी। ठीक। उमर अयूब साहब जो है अपने हलके में, यानी बेगम को कंटेस्ट करा रहे थे, यही सुहेल अफरीदी थे। यानी गंडापुर पर आपको एतमाद नहीं था, वो शायद मिल गया था किसी के साथ, लेकिन इनके होते हुए वो हारे। और इसके अलावा जाहिर है जब जनरल इलेक्शंस नहीं होते तो जिमनी इलेक्शंस के ऊपर ही कंपेनें चलानी होती हैं। लाहौर में आपने भरपूर कंपेन चलाई और आपका नुक्ता एतराज ये नहीं था
यानी कि भी हमें हमारे वोट बाहर निकाल कर फेंक दिए गए। आपका नुक्ता एतराज हमेशा ये रहा कि फॉर्म 45 में कुछ वोट थे, फॉर्म 47 में कुछ कर दिए गए, यानी पीएमएलएन के वोट बढ़ा दिए गए। ठीक। तो अगर आपके हमाद अजहर वाले हल्के में आपने 1.5 लाख वोट लिया था जनरल इलेक्शन में, तो इसमें आपको 27,000 वोट पड़ा, बाकी आपका 1,20,000 वोट कहाँ चला गया? चले जो नून लीग के कैंडिडेट को 67,000 वोट पड़ा, उस पे आपकी बात को बड़ा कर देते हैं कि उसमें जो है उसके वोट बढ़ा दिए गए, जो आप लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आपका वोट कहाँ चला गया? दूसरी अहम बात यह कि मैं किसी जमात के नुमाइंदे के तौर पर नहीं, एक पॉलिटिकल कारकुन के तौर पे आपको गुजारिश कर दूं कि दुनिया में जब से मैग्ना कार्टा लिखा गया 1215 के बाद, आप तारीख उठाकर देख लें, कभी किसी सियासी जमात ने ऐसा मुमकिन नहीं हुआ कि उसने इलेक्शन का बाइकआउट किया और वो जमात सर्वाइव की हो। ठीक। आप बाहर ना जाए, पाकिस्तान की मिसाल है, 2008 में जमात इस्लामी ने इलेक्शन का बाइकआउट किया, हालांकि 2002 से 2007 की असेंबली में जमात इस्लामी अपोजिशन बेंचेस पर बैठी हुई थी मुत्तहिदा मजलिस अमल के साथ, लेकिन उसके बाद लाहौर जैसे शहर में भी लियाकत बलोच और एमएनएस मौजूद थे। आज तक वो जमात इस्लामी 20 साल हो चुके हैं, 18 साल तकरीबन ट्रैक पर नहीं चढ़ सकी। बात यह है कि तहरीक इंसाफ और उनके जो लीडर हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, उन्होंने ट्रेनिंग अपने कारकुनान की ऐसे की है, वो ये समझते हैं कि शायद इलेक्शन लड़ना जीतने का नाम है या अपना हक छीन लेना है। हालांकि जमहूरी मुआशरों में आप अपनी प्रेजेंस बरकरार रखने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। यानी आज आप 0 पर खड़े हुए हैं, लेट से अगर आपने 30,000 वोट लिए और आपके मुखालिफ को 80,000 वोट पड़ गए या डलवा दिए गए, आपकी बात बड़ी कर दे, तो अगले इलेक्शन में आपने 30,001 से शुरू करना है। अगर आज आप इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, फिर आप 0 से शुरू करेंगे। यानी बेसिकली इलेक्शन के डायनेमिक्स होते हैं। यानी आप जो है जिस फरीक को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपने भी अपने घर में ढोल ढमाका बजाना है ताकि इलेक्शन के माहौल में आप पार्टिसिपेट करें, मैंने भी बजाना है। अगर आप अपने लोगों को आजाद छोड़ देंगे या इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट ही नहीं करेंगे, बेशक वो वोट डालने नहीं निकलेंगे, तो वो जो प्रोसेस है वो टूट जाएगा। मैं समझता हूं, मुझे नहीं पता बानी तरीके से क्या सोच है, अगर कोई मैच्योर पॉलिटिशियन होगा वो कहेगा यार जो मर्जी हालात हो, मेरे वोट गायब कर दें, वोट डालने दें ना दें, मैं इस एक्टिविटी को मिस नहीं करूंगा। और आपको याद होगा कि बेनजीर की असैसिनेशन हो गई और आसिफ जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को ये बात समझाई कि मियां साहब अगर इलेक्शन का बाइकआउट हमने कर दिया तो हम तो सिस्टम से निकल जाएंगे। तो बेसिकली तहरीक इंसाफ अगर ये समझती है कि इलेक्शन लड़ना है, डंडे के जोर पे जीतना है, इक़्तिदार लेना है, हर हाल में सियासत इस मकसद के लिए नहीं होती। आप 20-20 साल जो है बस अवगत स्ट्रगल के लिए सियासत करते रहते हैं। आपके लीडर ने तो 15 साल या 16 साल स्ट्रगल सिर्फ इस नाम पर की, उनके अपने पास एक सीट थी, कोई जलसा नहीं कर सकते थे, कोई उनके पास लोग नहीं थे। आप ये बड़ा वैलिड आर्गुमेंट दे रहे हैं माजी का हवाला देके कि जब सियासी जमातों ने बाइकआउट किया उसको सियासी नुकसान हुआ। जरा राना साहब, आप चूंकि मईशत के ऊपर चीजों को बड़ा बेहतर अंदाज में समझते हैं और वोकल भी हैं, हमने देखा कि पीआईए को निजकारी की गई, दीगर बहुत सारे ऐसे महकमे हैं या इंस्टीट्यूशंस थे जिनको प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया गया। अब एक बार फिर खबर आई है कि जो जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची है और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनको बाकायदा निजकारी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। अब हम क्या समझें कि हम असासे बेचकर मईशत चलाएंगे, या हम ये समझें कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है और हम जो रिफॉर्म्स की बातें कर रहे थे वो हमसे नहीं हो पाई, अब हमारा काम नहीं है? क्योंकि आर्गुमेंट ये है कि गवर्नमेंट के काम इदारे चलाना नहीं है, गवर्नमेंट के काम रेगुलेशन है, गवर्नमेंट के काम टैक्सेशन के मामलात हैं। जब आप बिजनेस में जाएंगे फिर आपको लॉस होगा, जो रेलवे में हमने देखा, जो हमने पीआईए में देखा। ये आउटसोर्स भी की जा सकती थी, ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का मॉडल भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये डायरेक्ट निजकारी पे जाना ये फेयर है? अच्छा, मैं आपकी ये इकोनॉमी के बारे में बाबी मैं आपको जवाब देता हूँ। सिर्फ मैं ये अभी हुज़ैफा साहब मैग्ना कार्टा का रेफरेंस दे रहे थे जी। वैसे अच्छा तो नहीं लगता उस पार्टी को जिसने सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को ना माना हो, जिसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया हो, जिन्होंने 17 सीटों से मैंडेट चोरी करके हुकूमत बनाई हो, जहाँ पे लोग लाख लाख वोटों से इलेक्शन हारे हों, और फिर वो कहेंगे बेसिकली ये कह रहे थे कि ये चोरी को इंडोर्स कर रहे थे। इनकी सारा जो आर्गुमेंट था वो ये बेस ये कर रहा था कि कोई मसला नहीं है, आप ना इंसाफी है, बस आप एक इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा हो। और फिर उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने ये बताया कि जो आसिफ अली जरदारी है वो मियां नवाज शरीफ के टीचर हैं, क्योंकि नवाज शरीफ को नहीं ये पता था कि इलेक्शन प्रोसेस से अगर आप बाहर हो जाए तो वो कितना गलत होता है। उन्होंने कहा जरदारी साहब ने उनको समझाया उनको, और फिर मियां साहब ने कहा थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जरदारी साहब ने अपनी बेगम खोई थी, उन्होंने अपनी बेगम खोने के बावजूद इलेक्शन बाइकआउट की। बेसिकली अगर मियां साहब ये बात उन्हें कहते तो वो कहते मेरी बेगम शहीद होगी, आपको इलेक्शन की पड़ी हुई है, इसको आप इस तरह लें, आप गिलास आधा खाली नहीं, मैं मुझे सारा पता है जब साहब, मुझे आप तारीख ना बताएं, मुझे पता है तरीका। मियां साहब पहले जो थी उस जमाने में जो ऑपोजिशन का अलायंस बना हुआ था, जिसमें खान साहब भी शामिल थे,
सुन ले, जमात इस्लामी सारी उसमें इमरान पीटीआई, खान साहब भी उस मेज पर बैठते थे जी। अब मुझे पता है वो सारे बाइकआउट कर गए थे। मियां साहब ने मुझसे कमिट किया था कि मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर उन्होंने कहा कि मैं इस इलीगल रजीम के नीचे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया जब उनको नजर आया कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे आप वो ना बताएं, असूलों की सियासत कोई ना बताएं। अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हुज़ैफा पीएमएलएन साहब को आप बात मरकज सुन में लें यार, हुकूमत नहीं मिली थी। यार आप मेरी बात नहीं, का आप आपने सारी बातें गलत की मैंने। अच्छा, मसला आपका ये है ना कि आप छोटा मोटा चलें गलत आप बयानी बोल करें, मैं लें, इग्नोर कर दूं। आप जब आप इतनी फारिग गलत होंगे बयानी ना करते मैं फिर बात फिर करता चले हूँ। सब चले वायरल चले करते हैं। राना साहब मैं वरना कभी ना करूं। नहीं राना साहब बिल्कुल, आप हमारी क्यादत पर इतना बड़ा इल्जाम लगा देते हैं, फिर उसको वायरल करते हैं और सामने ही कहते हैं कि पीएमएलएन तो खामोश बैठी हुई थी, वरना मेरी आदत नहीं है बीच में बोलना। चले शफी चले जान राना के साहब साथ आप इतने कंटिन्यू प्रोग्राम करें, फिर करता मैं हूं, हुज़ैफा नहीं साहब की बोलता। तरफ बढ़ता हूं। जी, तो इसलिए ये वो जमात जिन्होंने कभी किसी असूल को कभी मद इकबाला कभी असूल को फॉलो ना किया, वो हमें ना इस चीज पे लेक्चर दें तो वो इनके लिए बेहतर है। अपनी जमात के बारे में ये बात करें, ठीक ठीक। है। दूसरा ये कि इकोनॉमी इन्होंने इन्होंने कौन से रिफॉर्म कर रहे हैं। हाँ रिफॉर्म करने के लिए पहले आपके पास पॉलिटिकल मैंडेट होना चाहिए, हाँ पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, विजन होनी चाहिए। ये इनकी 5वीं बारी है वफाक के अंदर और 7वीं बारी पंजाब के अंदर है। दुनिया में मुझे आप एक पॉलिटिकल फैमिली बता दें जिन्होंने इतना लंबा रूल किया हो। और उसके बाद मुझे पता है ये 5वां साल है। हाँ 5वें साल में कौन सा रिफॉर्म होता है? तब तक तो अच्छी खासी जो गवर्नमेंट्स होती हैं जो 2/3 से जनरल जीत के आई हो, 5वें साल में जाके तो उनकी वो रिफॉर्म करने के काबिल नहीं रहती, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल जो उनका कैपिटल होता है वो इतना एवेपोरेट कर गया होता है, वो इतना डिमिनिश कर गया होता है। तो इन्होंने मुझे बात बताएं कि इन्होंने पिछले 4 साल जो 4.25 साल इनको हो चुका है, आज एग्जैक्ट इनको 4.25 साल हो गए हुकूमत में आए हुए। जी 2022 9 अप्रैल को ये आए थे एक इनफेमस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। आप मुझे बताएं कि उसके बाद मुझे आप सिर्फ आप 1 इशारिया मुआशरत का मुझे आप बताएं कि इन्होंने बेहतर किया। रीजन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.4% है इस रीजन की, साउथ एशिया की, जिसमें 7 मुल्क आते हैं। ठीक और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है सबसे कम है। नेपाल और पाकिस्तान, नेपाल की भी कुछ परसेंटेज हमसे ऊपर है इकोनॉमिक ग्रोथ। भूटान तकरीबन 7% से ग्रो कर रहा है। हिंदुस्तान 7% से ग्रो कर रहा है। बांग्लादेश जहां पे इतना क्राइसिस है वो भी अब 6-7% पे ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत की जो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ है पिछले 4 साल की, और वो भी इस हुकूमत के अंदाजो शुमार के मुताबिक जो कि दुनिया में मशहूर है नंबर फजिंग के ऊपर, वो भी 2.2% है पिछले 4 साल की एवरेज ग्रोथ। एक्सपोर्ट जहां से हम छोड़ के गए थे वहां से $2 बिलियन इस साल हमने जो 30 जून को खत्म किया उससे कम है। हम $32 बिलियन पे छोड़ के गए थे, अब $30 बिलियन है। आप उसके बाद इन्होंने पिछले साल आप इकोनॉमिक सर्वे देख लें आप, इन्होंने टारगेट रखा था $35 अरब एक्सपोर्ट का इस साल। ठीक। इन्होंने कहा था कि हम 35 अरब करेंगे, वो 32 से 35 तो करना। मैंने आपके सिर्फ एक मुझे वन लाइनर बताया, अगर आपकी गवर्नमेंट होती तो आप ये तीनों एयरपोर्ट्स की निजकारी करते। नहीं देखें, निजकारी है ये ऑल टुगेदर। देखें, निजकारी के अंदर तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन आपने ये देखना होता है कि ट्रांजैक्शन का स्ट्रक्चर किस तरह का, आप ट्रांजैक्शन को स्ट्रक्चर किस तरह कर रहे हैं। देखें, ये एक प्योर एक फाइनेंशियल मैटर है। इसको मैं कभी इंटेलेक्चुअल बददियानती पे बात नहीं करता। ये तो अब मुझे ट्रांजैक्शन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा ना। ठीक, क्योंकि आप कह रहे हैं कि निजकारी के हवाले से जरा देखिए, हुज़ैफा साहब मैं खुद और हमारी जमात हम प्राइवेटाइजेशन के हक में हैं। बिल्कुल ठीक। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन जारी है जी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। हुज़ैफा साहब, ये आपकी जो जमात है उसने भी अपने मंशूर के अंदर बाकायदा प्राइवेटाइजेशन की बात की थी। हमने माजी में भी देखा और इस मंशूर के अंदर भी है। तो ये जो तीनों एयरपोर्ट्स बड़े हैं उनको जब निजकारी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा है या निजकारी की तरफ आप लेकर जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? क्या गवर्नमेंट उसको चला नहीं पा रही, कैपेसिटी नहीं है, सिस्टम के अंदर फॉल्ट है, या फिर ये फैसला हो गया कि नहीं अब हमने कोई बिजनेस नहीं करना, ये प्राइवेट का काम है, हम रेगुलेट करेंगे और टैक्स कलेक्ट करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया निगोल साहब। गुजारिश ये है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आपने देखा कि हमारी बड़ी एयरलाइन थी पीआईए, जब हमने उसको प्राइवेटाइज कर दिया और उसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है। तहरीक इंसाफ का भी उसके ऊपर अपने एक मौकफ मौजूद था, हमारा भी एक उसके ऊपर नुक्ता नजर मौजूद था। ठीक। उसके बाद अब एयरपोर्ट्स की मैनेजमेंट का मामला है, तो दुनिया के अंदर जाहिर है बहुत सारे मॉडल्स मौजूद हैं कि बेसिकली एयरपोर्ट्स को आप आउटसोर्स करते हैं। ये नहीं है कि कोई ऑक्शन कर देंगे, आप जमीन बेच देंगे। अगर दुनिया की बड़ी एयरलाइंस, लेट्स से इत्तेहाद है, एमिरेट्स है, कतर एयरवेज है, जिनका तजर्बा ज्यादा है, वसाइल ज्यादा है, अगर आपके 3 बड़े एयरपोर्ट्स को उसी म्यार पर ले जाए जिस तरीके से कतर में। की माफी चाहते हुए,
ये हमारा तजर्बा उनसे भी ज्यादा है क्योंकि हमने उनको सिखाया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये ऐसी गलत थ्योरी है बस। अच्छा। ठीक है, पीआईए ने एस्टेब्लिश करके दिया एमिरेट्स को, लेकिन अब वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। ये बार-बार बात करना कि हमने एमिरेट्स खड़ी की थी, हमारे पायलट्स बहुत कॉम्पिटेंट थे, उस दौर की बात है, लेकिन अब वो दौर गुजर गया। ठीक। मकसद है कि वो कहते हैं कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, हाँ। मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। वाह। तो एमिरेट्स, इत्तेहाद और अभी जो कतर ने अहमद बिन जासिम एयरपोर्ट बना दिया 10 साल पहले, तो उसने तो नए यानी बिल्कुल डायनेमिक्स ही चेंज कर दिए। नहीं इवन के कतर एयरवेज, सॉरी आपके एमिरेट्स वाले जो हैं, जो आपका एमिरेट्स एयरपोर्ट है उसके यही सीख कर पिछले 40-50 सालों में उससे भी बहुत बड़ा एक नया एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। तो इस बात को मानना चाहिए, दुनिया मानती है। यानी फ्रांस की जो एयरलाइन है उससे कई गुना बेहतर एयरलाइन है कतर एयरवेज, अमेरिका की जो एयरलाइन है उससे कई गुना बेहतर है कतर एयरवेज। तो गुजारिश ये है कि अगर कतर एयरवेज, एमिरेट्स है, इत्तेहाद है, ये आपके इनको ज़ाहिर सूट भी करते हैं ये रूट्स, ज़ाहिर है उनके पास जहाज ज्यादा हैं, जगह कम होती है। अगर आपके इन एयरपोर्ट्स को उसी म्यार पर ले जाते हैं तो बेसिक मकसद तो ये है ना कि आप आवाम को बेहतर अंदाज में सर्व करें। सिविल एविएशन का इदारा जो है वो अब आपका जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसको भी मैनेज करता है और उसके जो रेंट्स, टैक्स वगैरह वो कलेक्ट करता है और साथ जो है एयरपोर्ट की मैनेजमेंट भी कर रहा है। अगर एयरपोर्ट की मैनेजमेंट जो है हमसे बेहतर एक्सपोर्ट लोगों के पास चली जाएगी तो फिर हमारा काम सिर्फ रह जाएगा कि हमने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जो है जरा वो मैनेज करना है और उसके जरिए जो हमें रेवेन्यू जनरेशन होगी वो जरा हमारे पास आएगी। तो बहरहाल ये कोई दलील नहीं है कि आप जो है जितने भी ममालिक हैं वो एयरपोर्ट को इस तरीके से आउटसोर्स कर दें, लेकिन जिस तरीके से आपकी इकोनॉमी है, यू आर ग्रोइंग, यानी थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है आपकी, तो उसके अंदर आपको ज़ाहिर है रेलवे का निजाम आपने बहरहाल बेहतर कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन इतने बड़े बड़े इदारे अगर आपसे नहीं चल पा रहे ड्यू टू सम रीजन, मैं किसी पे तनकीद नहीं करूंगा कि किसने कितने बंदे भर्ती किए, पीटीआई के दौर में पायलट्स वाला किसी पे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि अगर ये मामला हमारा एविएशन दोबारा खड़ा हो सकता है, पीआईए निजकारी हो गई, एयरपोर्ट्स आउटसोर्स हो गए तो अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि उससे सर्विस डिलीवरी में बेहतरी होगी। राणा साहब ये बताइए कि 26वीं और 27वीं तरमीम से पहले एक इल्जाम ये था कि अदालतें सियासत ज़दा हो गई हैं, वहां पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, वहां पॉलिटिकल ड्रिवन फैसले हुए हैं। अब एक बार फिर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है, जजेस की तैनाती। बड़ी दिलचस्प खबर ये आई कि जो अपोजिशन है, जो ज़ाहिर आपकी जमात है, उन्होंने कुछ वकला से राब्ते किए कि हम आपके नाम नॉमिनेट करना चाहते हैं। किसी एक वकील ने भी हामी नहीं भरी। इसका क्या मतलब लिया जाए कि ये अब आपके हाथ से कंट्रोल निकल गया है, या उनको पता है कि चूंकि ये अपॉइंटमेंट के ऊपर गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, सो आपकी तरफ नाम हमारा लगना और ये तासुर जाना कि हमारा नाम अपोजिशन की तरफ से आया, ये तो हमारे मुस्तकबिल पे कांटा लग जाएगा। देखिए, जब आप पहले अदारों को मैंने पहले कहा था कि मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देखना पड़ता कि वो एग्जीक्यूट कैसे हो रही है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के लिए जो बेसिक पहले प्रिंसिपल है ना कि कहीं सिर्फ मैं ये एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में बात नहीं कर रहा, उससे होता है कि पहले आप उन दारों को थोड़ा टर्न अराउंड करते हैं, फिर नहीं तो होता है कि जो 10 रुपए की चीज होती है ना वो फिर 5 रुपए में बिकती है, 5 रुपए में नहीं, 4 रुपए में नहीं बिकती फिर वो। तो बेसिक प्रिंसिपल है, ये बेसिक कॉमन सेंस की है कि अगर आपके पास कोई एसेट है उसको अगर आप अच्छी हालत में प्रिजर्व करेंगे तो उसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अगर उसको आप खराब कर देंगे, हमारे यहाँ मसला ये है कि पहले उस एसेट को तबाह कर दिया जाता है। प्राइवेटाइजेशन का कोई बना खिलाफ नहीं है, खिलाफ इस चीज क्या है कि आप उस एसेट को उस हद पे ले जाते हैं कि देखें आप पीए आपने सिर्फ 10 अरब रुपए में आपको बेचनी पड़ी है। ये प्रॉब्लम है। और आप करते यही है कि आप एक एसेट को वहां, अभी आप डिस्कोस की निजकारी करेंगे, अभी आपको पता जाएगा कि ये डिस्कोस को आप किस तरह निजकारी होती है। ये जो 3 डिस्को है, फेस्को, गैपको और आइस्को की आप निजकारी करने लगे हैं, क्योंकि आपने उनके लॉसेस जो हमारे दौर में हर साल 50 अरब नीचे आ रहे थे, पहले साल 2019 में 191 अरब थे डिस्कोस के लॉसेस, फिर 2000 जो आपका 20 में वो हो गए 160 अरब, फिर 21 में वो 123 अरब हो गए, फिर ये 24-25 में ये 600 अरब पे ले गए। फिर उन्होंने सेलिब्रेट किया कि, और इनकी हुकूमत थी, 24-25 600 अरब पे ले गए, 25-26 में इन्होंने सेलिब्रेट क्या किया, और ये तकरीरें कर रहे हैं इनके वज़रा, जो इनके एनर्जी के मिनिस्टर हैं मसूफ, वो कह रहे हैं मेरी कारकर्दगी चेक करें, मैंने डिस्कोस के लॉसेस 600 से 400 अरब कर दिए। उनको तमगा दिया गया, उनको बाकायदा तमगा इसी बात कर दिया गया। और मजे की बात है कि वो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो 150 से 600 अरब भी वही लेके गए थे। और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 600 से 400 अरब मैंने कर दी है। और इस साल के लॉसेस भी जो भी हमने साल खत्म किया है उसमें भी लॉसेस आपके 400 अरब से ऊपर के लॉसेस हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इन एंटरप्राइजेस को सही तरीके से नहीं चलाएंगे, अपने क्रोनीज को, अपने भाइयों को बोर्ड के चेयरमैन बनाया गया,
अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को बोर्ड के अंदर डाला गया। मैं आपके प्रोग्राम में आपको चैलेंज करता हूं, हर एक एमएनए का भाई, भांजा, भतीजा इन डिस्कोस के बोर्ड में डाला गया। मैं आपके प्रोग्राम से चैलेंज करता हूं, बताता हूं कि कौन कौन सा रिश्तेदार इन सब का या एमएनए एमपीए का चेयरमैन, बोर्ड मेंबर बनाया गया, और जो उन बोर्ड्स को रिप्लेस किया गया जो प्योरली कॉम्पिटेंट थे, जिनका पीडीए से कोई ताल्लुक नहीं था। हमारे दौर में, पीडीए के दौर में, ये इमरान खान का विजन था, और इन्होंने लिटरली रिप्लेस किया जो लोग मैट्रिक पास थे, जिनके ऊपर नैब के केसेस थे, जिन्होंने कभी कोई डेस्क जॉब नहीं की हुई थी, वो बोर्ड रिप्लेस किए गए। अब आप इनकी निजकारी करनी शुरू कर दें, ये मेरा पॉइंट है। हालांकि बिल्कुल मैंने आपको ठीक। पहले कहा आप कह रहे हैं कि उसको मैं कभी फाइनेंशियली बाय डिजाइन बात नहीं चीजों को उस करूंगा। नहज पे ले जाया गया जहां से वो कहते हैं ना कि वापसी का कोई रास्ते ने। ये बड़ी जबरदस्त डिस्कशन थी, इसको आगे बढ़ाते, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं अपने दो मेहमानों का, राना आतिफ साहब का और ज़फ़र रहमान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू भी सुनी और सवालात अपने मेहमानों के सामने रखे। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।